Hello everyone. In our previous video we have started न्यूक्लियस में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स मीन्स क्लासिफिकेशन के बारे में। ना हम इसकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन पिछले वीडियो में रह गया था तो हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंपोजिशन मतलब कि न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलकर बना है, उसकी कंपोजिशन क्या है, हम इसमें उसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली। ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस आई थी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो हाइपोथेसिस थी वो न्यूट्रॉन के डिस्कवर होने से पहले ही आ चुकी थी। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तो डिस्कवरी हुई ही नहीं थी। तो मतलब न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट था, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या बोला था कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर ए है एंड एटॉमिक नंबर जेड है और उसके पास ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स ए माइनस जेड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स ए माइनस जेड होंगे तो एटम क्या बना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं बना। तो मतलब एटम को क्या बनना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनना पड़ेगा, जिसमें क्या होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, ए माइनस जेड, मतलब जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होने चाहिए थे। तो इस थ्योरी ने क्या बोला कि अगर ए प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर हैं और ए माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो जो जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। इसीलिए ये थ्योरी क्या की गई, रिजेक्ट की गई। उसके बाद आई थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस थी वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद आई थी। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक ने। उसके बाद ये थ्योरी आई प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। इस थ्योरी में क्या था, इसके अकॉर्डिंग, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस था उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट थे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब अगर कोई एटम है जिसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर इज जेड एंड जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो ए माइनस जेड क्या हुए, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स हुए। और जो क्या कहते हैं एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो मतलब जो जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये हमारा है एटम, ये है इसका न्यूक्लियस। इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, जेड एंड मास नंबर इज ए। तो जेड ही क्या होंगे, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो मतलब जेड ही क्या है, इसके अंदर प्रोटॉन्स है एंड ए माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉन्स है। अब जेड ही प्रोटॉन है तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए, जेड होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके सराउंड में, और कितने नंबर के, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे दिया था न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट इज अ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस था ये 1905 में दिया गया था बाय दी आइंस्टीन। अब मास एनर्जी इक्विवेलेंस नेम से ही क्लियर हो रहा है, मतलब मास और एनर्जी के इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बोला था कि जो मास है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब अगर किसी सिस्टम की हम एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, किसी सिस्टम को हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो यहाँ से उसने क्या रिलेशन दिया, m इज इक्वल्स टू ई ओवर सी स्क्वायर। फिर उसने यहाँ से ये रिलेशन बन गया कि E इज इक्वल्स टू एम इंटू सी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर m मास डिसअपियर हुआ है तो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई है। ऐसे तो कहीं डिसअपियर होगा नहीं ना। अगर m मास क्या होगा, रिमूव होगा, तो इसका मतलब कुछ एनर्जी रिमूव हुई है जिसकी वजह से उसका मास क्या हो गया, कम हो गया। E इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एनर्जी थी वो मोशन के टाइम क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। तो वो कैसे हुआ कि E इज इक्वल्स टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और रेस्ट मास एनर्जी किसके इक्वल है, हमने रेस्ट मास को एम नॉट एज्यूम कर लिया, एम नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी को टी पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट क्या है, मतलब मास में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ रहा है, कमी आ रही है। अब मास में डिफेक्ट क्यों आ रहा है, अब जैसे ये सपोज हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स
अब द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ ऑल न्यूक्लियस। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे हम सपोज अलग अलग इनका मास करते हैं मेजर, इसके अंदर क्या है 3 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 3 ही प्रोटॉन्स हैं। इन सब का मास अगर हम सम करें और इस पूरे न्यूक्लियस का मास सम करें जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है, दोनों का मास क्या आता है, डिफरेंट आता है। जो अलग अलग न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास का अगर हम सम निकालें तो ये वाला मास क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियस के मास से। इसका मतलब कुछ ना कुछ मास डिसअपियर हो जा रहा है, तो वो डिसअपियर मास क्या है, मास डिफेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब ये क्या है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स सेपरेट है, जब ये कंबाइन होंगे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिस वजह से क्या हो रहा है, इसका मास भी डिसअपियर हो रहा है। नाउ हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि कितना मास डिफेक्ट आता है, कैसे कैलकुलेट करें हम मास डिफेक्ट को। हम सपोज कर लेते हैं कोई एलिमेंट x है, एटॉमिक नंबर इज z एंड मास नंबर इज a। हमने मास ऑफ प्रोटॉन को p से रिप्रेजेंट किया है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन को mn से रिप्रेजेंट किया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं z, तो न्यूट्रॉन्स कितने हुए a माइनस z इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल एम किसके इक्वल होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियस थे अलग अलग, उसका मास क्या था, ज़्यादा था एज कंपेयर टू दी न्यूक्लियस। तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, बड़े वाले मास में से छोटे वाला मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे हमें पता चल सके कि कितना मास डिफेक्ट आया हुआ है। मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ दी न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यूक्लियस का मास किससे मिलकर बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हमने क्या किया, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ दी न्यूक्लियस। अब इसको हमने सिंपल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया है। मास ऑफ प्रोटॉन्स, एक का मास mp, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही मास ऑफ प्रोटॉन्स, तो हमने z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स कर दिया, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, a माइनस z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है एंड mn से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल गया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के मास को हमने यहाँ पे x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, मास डिफेक्ट का, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है डेल एम से। अब एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल ई इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी स्क्वेयर, हमने अभी डिस्कस किया था। तो हमने मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लिया, इसको जस्ट सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे क्या आ गया, डेल ई की कितनी एनर्जी रिलीज हुई, और जो ये एनर्जी रिलीज होती है इसी को ही क्या बोलते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पे क्या थे, हमने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ले लिए थे, ये क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होके क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी निकलेगी, जिस वजह से इसका मास तो कम आ रहा है और इसका मास ज़्यादा आ रहा है, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जब इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये क्या होगा, अलग अलग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में ब्रेक हो जाएंगे, तब भी क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको रिक्वायर होगी, इसको हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जब ये ब्रेक होंगे। तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको हम दे रहे हैं इसको सेपरेट करने के लिए, तो वो एनर्जी भी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। तो इसकी दूसरी भी डेफिनेशन क्या हुई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एज अ बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस। तो हम न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी देख लेते हैं एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हम इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखते हैं कि मतलब एक न्यूक्लियन पे कितनी बाइंडिंग एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है, कितनी बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेबिलिटी देखते हैं। इसको हम ग्राफ से स्टडी करेंगे। इसमें क्या था, जो स्टार्टिंग में हमने लिया एटॉमिक नंबर 1 से हीलियम को रिप्रेजेंट किया, आगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इसी तरह से हम सारे रिप्रेजेंट कर लेंगे ग्राफ पे। जो ये पीक्स हैं ये शो क्या कर रही हैं, हायर स्टेबिलिटी की। यहाँ पे हमने क्या लिया है, मास नंबर, और इधर क्या है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। पीक्स पे क्या होगी,
हायर स्टेबिलिटी होगी, एंड जो लोअर पीक्स हैं इन पे क्या होगी, लोअर स्टेबिलिटी होगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन Fe। आयरन की क्या है, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी है क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन के हमने क्या ले लिया, आइसोटॉप्स, इज स्मॉल, ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन। जो लाइटर न्यूक्लियाइज हैं इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, इसीलिए क्या होते हैं, कम स्टेबल। बट इसको हम स्टेबल कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, स्टेबल होने की कोशिश करते हैं बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब जो लाइटर न्यूक्लियाइज हैं ये कंबाइन करने की कोशिश करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। नाउ सेकेंड पॉइंट इज शार्पली डिफाइंड पीक्स कॉरस्पॉन्ड्स टू मोर स्टेबिलिटी। अभी हमने ग्राफ से ये बताया था कि जिनकी पीक शार्प थी वो क्या कॉरस्पॉन्ड कर रहे थे, ज़्यादा स्टेबिलिटी। नाउ फ्रॉम द ग्राफ फ्रॉम atomic number 8 to 120 binding energy per nucleon is 8.5 mega electron volt and maximum for iron is 8.8 mega electron volt। जैसे हम मास नंबर 30 से 120 की ओर चलते हैं फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट इन द ग्राफ, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हम क्या बोला था अभी, मास नंबर 30 से 120 की साइड, मतलब लेफ्ट टू राइट जब हम यहाँ मूव करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मोस्टली की 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जो आयरन है इसकी मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है जो कितनी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ नेक्स्ट इज एज the mass number increases, the binding energy per nucleon decreases to about 7.6 mega electron volt for uranium heavy nuclei are less stable। अब इसमें क्या बोला है, जैसे जैसे मास इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब यहाँ से हम ग्राफ से देख रहे हैं, ग्राफ कैसा जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मतलब स्टेबिलिटी क्या कर रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा मास इंक्रीज करेगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करेगी। जो ये यूरेनियम है इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो हैवी न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, लेस स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। अब ये भी क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। ये स्टेबिलिटी, अब इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मास लूज करना पड़ेगा। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, न्यूक्लियर फिजन करेगा, मतलब टूटेगा लाइटर न्यूक्लियाइज में। अब हम यही देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। अब इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, व्हेन वी मूव फ्रॉम द हैवी न्यूक्लियाई रीजन टू द मिडल रीजन ऑफ द प्लॉट वी फाइंड दैट there will be a gain in the overall binding energy if the heavy nucleus breaks into the lighter nuclei, the binding energy increases and hence the stability increases. This process is known as nuclear fusion। अब इसमें क्या बोला है कि अगर हम ग्राफ में फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हैवी न्यूक्लियस जिसकी स्टेबिलिटी क्या थी, कम थी। जैसे ही हम यहाँ जाते हैं तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, हैवी न्यूक्लियस टू लाइटर न्यूक्लियाइज में ब्रेक होगा, टूटेगा लाइटर न्यूक्लियाइज में, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब हमने राइट टू लेफ्ट देखा था, अब हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे। लेफ्ट टू राइट में भी क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी, जैसे हम राइट की तरफ जा रहे हैं स्टेबिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई हैं जिनका मास क्या है, कम। अब ये अपना मास इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, कंबाइन होंगे। अब 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाइज क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसी को ही क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। सिमिलरली व्हेन वी मूव फ्रॉम द लाइटर न्यूक्लियाई टू द हैवियर न्यूक्लियाई देयर विल बी अ गेन इन द ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी। When 2 or more lighter nuclei fuse together to form a heavy nucleus, the binding energy increase and due to which the stability increase,
This process is called nuclear fusion. Now this is all about the binding energy curve. In the next video we will discuss our further topics. आप इसके नोट्स साथ साथ बनाते रहिए.